आई एम पुलकित तिवारी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज जो कि क्लास 12 की एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस को कितना कवर करती है, अराउंड 80%। तो ये सिलेबस को बहुत हद तक कवर करती है और काफ़ी स्टैटिक है, मतलब यह ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ये डायनामिक पोर्शन नहीं है, हाँ, लेकिन ये स्टैटिक हमेशा करंट अफेयर के साथ रिलेट होता रहता है और उस पर डायनामिक क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम हो जाते हैं। मैंने इसको बताया था कि मैं आपको इसमें टोटल 6 चैप्टर्स कराऊंगा, तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 1 को ऑलरेडी कर लिया है। और आज हम हमारे चैप्टर नंबर 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। तो हम आज किसके साथ शुरू करेंगे? नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। तो देखो, नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होती है? वो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी समझेंगे ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसको कैसे मेजर करते हैं, इसका जीडीपी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है। भाई, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, मैं पूछूं पूरे नेशन की इनकम क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे सर, सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को अगर ऐड कर देंगे तो हम कहां पर आ जाएंगे? नेशनल इनकम के ऊपर अराइव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेशन किन से बना हुआ है? पूरा का पूरा अगर मैं नेशन की बात करता हूं तो नेशंस में कौन रहते हैं? नेशन में कौन रहते हैं? इंडिविजुअल्स। और अगर सारे इंडिविजुअल की मैं इनकम को ऐड कर दूंगा तो मैं कहां पर आ जाऊंगा? नेशनल इनकम के ऊपर आ जाऊंगा। सो व्हाट इज नेशनल इनकम? सो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। फैक्टर इनकम क्या होता है हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था फैक्टर इनकम क्या होता है कि भाई अगर किसी के पास मान लो जमीन है तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी? उसको मिलेगा रेंट, तो ये उसकी इनकम हो जाएगी। किसी के पास अगर कैपिटल है, मतलब पूंजी है, तो वो बैंक में डाल देगा तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगी? उसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, अगर लेबर है तो लेबर को क्या मिलेंगे? तो आप लोग बोलोगे वेजेस, उसको पगार मिलेगी, तो ये उसकी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। और एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, वो उसकी इनकम हो जाएगी। सो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेसिडेंट मतलब वो यहाँ का रहवासी भी होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने बता दिया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो हमारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही क्या है? हमारी नेशनल इनकम है। अलग अलग बुक में इवन इकोनॉमिक एडवाइजर भी दूसरे तरीके से मेजर करता है, लेकिन अगर हमसे पूछते हैं नेशनल इनकम क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज अवर नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में तो यही दिया हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज उसमें यूज होते हैं। तो आरबीआई जो है वो मेनली 8 एग्रीगेट्स को यूज करता है टू फाइंड द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वो कंपेयर भी करता है अलग अलग लेवल पे, और उससे हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस को भी वो देखने की कोशिश करता है। तो 8 एग्रीगेट्स क्या है? तो सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा। तो पहला क्या है? जीडीपी। दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तीसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और तीसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आप बोलोगे सर ये तो 4 ही है। हाँ, आरबीआई इनको 2 जगह निकालता है, एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं सिंपल एक पेन की, मान लो एक पेन है, पेन पहले बना होगा फैक्ट्री के अंदर। मान लो फैक्ट्री में पेन बना, तो फैक्ट्री में उसकी कीमत क्या थी? मान लो 10 रुपए में फैक्ट्री ने उसको रेडी कर दिया। तो क्या ये पेन आपको 10 रुपए में ही मिल जाने वाला है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपको ये कहां पर मिलेगा? मार्केट में। आपको ये कहां पर मिलेगा? मार्केट में। और मार्केट में शायद इसमें गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लगा के इसकी कीमत कितनी कर देगी? अराउंड 15 रुपीज। तो पेन की 2 कीमत हो सकती है। एक होता है फैक्टर कॉस्ट, जो उसकी फैक्ट्री की कीमत थी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज 10 रुपीज, और एक होती है मार्केट प्राइस, दैट इज 15 रुपीज। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होती है? अलग अलग। क्यों? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस पे जाना है तो उसमें आपको जो भी टैक्सेस वगैरह लगे हैं वो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आरबीआई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे भी निकालता है और मार्केट प्राइस पे भी निकालता है। तो उससे पता चलता है कि क्या गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने ज्यादा तो नहीं है कि वो प्राइसेस को बहुत ज्यादा कर दे रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ने की भी कोशिश करता है। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी की भी इनकम होती कैसे। भाई मेरी आपकी इनकम होगी कैसे? तो पहले कुछ होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो इनकम को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? जनरेशन ऑफ इनकम में ये हेल्प करते हैं। और ये जब
फिर क्या करते हैं, ये इनकम को जनरेट करते हैं, तो यहां पर क्या होती है, इनकम जनरेटेड। तो इस दूसरे केस में क्या होगी, इनकम जनरेटेड। तो मान लो अगर आपके पास जमीन है तो जमीन के बदले आपको क्या मिलेगा, रेंट, तो दैट विल बी योर इनकम। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। लेबर, अगर आप किसी को मजदूरी करते हो तो आपको क्या मिलेंगे, वेजेस। ओके, कैपिटल लगाइए अगर आपने कहीं पर बैंक वगैरह में दिया है तो आपको बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट, तो ये आपकी इनकम हो जाएगी। और एंटरप्राइज है, मतलब कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई वो बिजनेस कर रहा है, तो या तो उसको होगा प्रॉफिट या तो होगा उसको लॉस, तो यही क्या हो जाएगी, उसकी इनकम। अब जो एक इंडिविजुअल है ना, हो सकता है वो ये चारों चीजों से इनकम कमा रहा हो। मान लो कोई बड़ा आदमी है, मेरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मैं पुलकित तिवारी हूँ, मेरे पास जमीन भी है, मेरे पास लैंड भी है, मैंने लैंड को रेंट पे दे रखा है, तो मेरे को उस पर किराया भी आ रहा है, ये भी मेरी इनकम हो गई। मैं कहीं पर जॉब भी कर रहा हूँ, तो मैं लेबर का भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रही है, वेजेस मिल रही है, सैलरी मिल रही है। ओके, मेरे पास कुछ सेविंग्स थी मेरी, जिसको मैंने बोला कैपिटल, जो जमा पूंजी थी उसको मैंने बैंक में डाल दिया, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, और मैं कहीं ना कहीं एंटरप्राइज का भी काम कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर का भी काम कर रहा हूँ, जिससे मुझे क्या होता है, मेरे खुद के बिजनेस से कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होता रहता है। तो अगर मेरी इनकम की मैं बात करूंगा तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दीज, इन सब का समेशन ही क्या हो जाएगी, मेरी इनकम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जब मैं नेशनल इनकम निकालता हूं तो मैं सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। समझ में आया आपको। तो इनकम होती कैसे, अगर लैंड है तो रेंट मिलेगा, लेबर है तो वेजेस, कैपिटल है तो इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज है तो या तो उसको प्रॉफिट होगा या तो उसको लॉस होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या लेता है, रिस्क लेता है। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, वापस से ध्यान से अब डेफिनेशन को दोबारा देखना। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम मतलब मैंने बता दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, उनको किस प्रकार से इनकम प्राप्त होती है, एक्रूइंग टू, प्राप्त होना, टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, हु इज अ रेसिडेंट। तो रेसिडेंट कौन होता है, वो पर्सन होता है जो या तो ऑर्डिनरीली रह रहा होता है या फिर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां करते हैं, इसी कंट्री में लाई करते हैं। मान लो कोई भी पर्सन है, मान लो मैं ही हूं, पुलकित तिवारी हूं, अगर मान लो मैं जाके रहने लग गया कहां पर, यूएसए में, लेकिन मैं यूएसए में रह क्यों रहा हूं, वहां पर मैं सिर्फ बिजनेस करना चाहता हूं, मैं वहां पर क्या करता हूं, बिजनेस के पर्पज से गया हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान लो यूएसए से कुछ कार्स लेता हूं और उन कार को कहां एक्सपोर्ट कर देता हूं, इंडिया में। तो भले ही मैं रह अमेरिका में रहा हूं, लेकिन मेरे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करते हैं, इंडिया में, क्योंकि मेरा मार्केट कहां है, इंडिया में। तो मैं भी क्या कहलाऊंगा, रेसिडेंट ही कहलाऊंगा। तो या तो मैं इंडिया में रह रहा हूं या मेरे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करते हो, इंडिया में। ये समझ में आ गया सभी लोगों को। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, वर्ड एक और यूज हुआ था, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये जीडीपी में भी आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जीडीपी को समझने के पहले हम लोग समझ लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। भाई टेरिटरी मतलब क्या होता है, अगर मैं, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया है, अगर मैं ये इंडिया की बात कर लेता हूं, अगर ये मेरा इंडिया है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है इंडिया की, एक तो उसके पॉलिटिकल फ्रंटियर, बिल्कुल ये मेन लैंड क्या है, ये इंडिया का ही पार्ट है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया की। दूसरा है टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ऐसा है क्या कि मैं बॉम्बे से समंदर में एक कदम रखूंगा और मैं इंटरनेशनल वाटर में पहुंच जाऊंगा, आंसर इज नो, क्योंकि कुछ दूरी तक का वाटर किसकी टेरिटरी कहलाएगा, इंडिया की। तो ये जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो एरिया है, ये जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया है, ये किसका है, इंडिया का ही पार्ट है, तो वो भी किसकी टेरिटरी कहलाएगा, इंडिया की टेरिटरी कहलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इज पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। फिर जो भी शिप्स और एयरक्राफ्ट जो इंडिया के रेसिडेंट्स के, मान लो इंडिगो का ऑनर कौन है, कोई ना कोई इंडियन है, इंडिगो एयरलाइंस है, उसका ऑनर कौन है, कोई ना कोई इंडियन है। अब भले ही उसका प्लेन यूएसए में खड़ा होगा ना, तो अगर कोई भी उस प्लेन के अंदर बैठा होगा तो वो कहां पर है, वो इंडिया की टेरिटरी में बैठा हुआ है। भले ही वो प्लेन कहां खड़ा हुआ है, अमेरिका में खड़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई भी आदमी उसके प्लेन के अंदर बैठा है तो वो किस में है, इंडिया की टेरिटरी में। ये चीज ध्यान रखना है। फिर फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये सब भी किसकी टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी है, अगर वो इंडिया की है तो। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे हाई कहाँ है, मान लो यहाँ पर क्या है, ये बॉम्बे हाई है। अब जो बॉम्बे हाई है वो तो बहुत दूर है, बॉम्बे शहर से बहुत दूर है, वो तो इंटरनेशनल वाटर में, लेकिन बॉम्बे हाई किसका है, इंडिया का है, इसलिए वो भी किसकी टेरिटरी कहलाएगी, इंडिया की ही टेरिटरी कहलाएगी। और लास्ट जो आ जाता है वो है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब क्या है भाई, मान लो इंडिया की एम्बेसी कहाँ है, इंडिया का दूतावास कहाँ है, यूएसए में। यूएसए में मान लो मैंने बोला कहाँ पर है भाई, वो वॉशिंगटन में। कहाँ पर है वो, वॉशिंगटन में है। तो वॉशिंगटन में इंडिया का क्या है, कॉन्सुलेट।
तो अगर आप इंडिया के कॉन्सुलेट के अंदर खड़े हो, इसका मतलब आप कहां खड़े हुए हो, इंडिया की टेरिटरी में खड़े हुए हो। अगर आपने उस कॉन्सुलेट में कोई भी क्राइम कर दिया तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां के एप्लीकेबल होंगे, इंडिया के होंगे। इवन वो लोग आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सुलेट्स रहती हैं वो किसकी टेरिटरी रहती है, वो उसी देश की टेरिटरी रहती है जिसकी वो कॉन्सुलेट है। मतलब अगर नई दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी है तो वो किसकी टेरिटरी हो गई, उतना एरिया, वो जो जितने में उनकी बिल्डिंग वगैरह बनी है वो पाकिस्तान का एरिया हो गया। अगर आपने वहां पर एक पेन भी ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब ये पेन आपने क्या कर दिया, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो जो भी एम्बेसीज हैं, जो भी कॉन्सुलेट्स हैं, इवन मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट भी है जो फॉरेन लैंड में, वो किसकी टेरिटरी रहती है, वो उसी कंट्री की टेरिटरी होती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है नेशनल इनकम, जो कि होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट में डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, पहले मुझे निकालना पड़ेगा जीडीपी। समझाता हूं क्यों। क्योंकि मैं जीडीपी से ही, जीडीपी को मुझे ग्रॉस को मुझे बदलना पड़ेगा नेट, डोमेस्टिक को बदलना पड़ेगा नेशनल, और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही रहेगा। और ये जो मार्केट प्राइस है इसको मुझे किस में बदलना, फैक्टर कॉस्ट। तो पहले मुझे सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा, जीडीपी। तो जीडीपी होता क्या है, जीडीपी क्या होता है, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced during a year within the domestic territory of a country। तो ध्यान से समझना, सारी चीजें बताई। सबसे पहले उसकी वैल्यू कैसी होना चाहिए, मार्केट वैल्यू। मतलब वो मार्केट में उसका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस पे हमको काउंट करना है। फैक्ट्री में कितने में बनी, फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में टैक्स लग के, सब्सिडी घट के, वो ओवरऑल प्राइस कितना है इस पेन का, ये मैटर करता है। तो जीडीपी कैसे मेजर करूंगा, सबसे पहले उसकी वैल्यू कैसी होना चाहिए, मार्केट वैल्यू। मतलब हो सकता है पेन फैक्ट्री में 10 रुपए का हो लेकिन इसकी बाजार में कीमत 15 रुपए, तो मैं क्या काउंट करूंगा, 15 रुपए। ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स मतलब जो रेडी टू यूज गुड्स हैं, दोज हु हैव क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि कार, कार क्या है, रेडी टू यूज है, हाँ मार्केट में अवेलेबल है, हाँ उसकी मार्केट प्राइस है, बिल्कुल। तो क्या कार में मैं इंजन की भी प्राइस काउंट करूंगा, नहीं, वो तो ऑलरेडी कार की प्राइस में इंक्लूडेड है। क्या कार के टायरों को मैं अलग से काउंट करूंगा, नहीं, वो तो ऑलरेडी कार की प्राइस में इंक्लूड हो चुका है। क्या कार की बैटरी को अलग से काउंट करूंगा, नहीं, वो तो ऑलरेडी कार की प्राइस में इंक्लूडेड है। तो मैं प्राइस किसके लूंगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लूंगा जो रेडी टू यूज है और प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जीडीपी 2022 की काउंट कर रहा हूं तो मैं सारी चीजों को कब देखूंगा कि वो कौन से साल में बनना चाहिए, 2022 में। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं 2019 में हमने इतनी कार बनाई थी, तो वो तो 2019 की जीडीपी में काउंट होगी, 2022 की जीडीपी में काउंट नहीं होगी। एंड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी में वो चीज को बनना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने बताया, ये सारी चीजें क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो सभी लोगों को समझ में आ गया। तो जीडीपी की एक बार मैं फिर से डेफिनेशन बताता हूं। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो ये आपको 4 पॉइंट्स याद रखना है। कौन कौन से? एक तो उसकी वैल्यू कैसी होना चाहिए, मार्केट वैल्यू। गुड्स कैसे होना चाहिए, फाइनल गुड्स। कब होना चाहिए, उसी साल बने होना चाहिए जिस साल की आप जीडीपी निकाल रहे हो। और कहां बने होना चाहिए, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक बात पूछता हूं, क्या इसमें कहीं भी मैंने सिटीजन नाम का वर्ड यूज करा? इसमें कहीं पर भी मैंने सिटीजन नाम का वर्ड यूज करा? आंसर इज नो। तो मान लो रतन टाटा है, मान लो रतन टाटा है, रतन टाटा की कुछ इंग्लैंड में भी कंपनियां हैं जिसका नाम है लैंड रोवर। वहां पर वो कुछ कार्स वगैरह बनाता है। कहां पर बना रहा है ये लैंड रोवर नाम की कार? वो इंग्लैंड में बना रहा है। तो इंग्लैंड में जो वो कार बना रहा है, क्या उसको हम इंडिया की जीडीपी में काउंट करेंगे क्या? तो क्या हम उसको इंडिया की जीडीपी में काउंट करेंगे? आंसर इज नो। क्योंकि मैंने क्या बोला है, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। उसको कहां बनना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो क्या वो इंडिया की टेरिटरी में बना रहा है? आंसर इज नो। तो जो भी कार्य रतन टाटा इंग्लैंड में बना रहा है उसको हम इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, भले ही रतन टाटा इंडिया का नेशनल है। लेकिन चूंकि वो बना कहां रहा है, विदेश में, तो इंग्लैंड उसको अपनी जीडीपी में काउंट करेगा। लेकिन हाँ, शाओमी जिसके इंडिया बहुत बड़े फैन है इंडियंस लोग, शाओमी का जो मोबाइल है, भले इसका ऑनर चाइनीज है, लेकिन वो अगर मान लो इंडिया में अपने फोन्स बना रहा है, तो क्या उसको हम इंडिया की जीडीपी में काउंट करेंगे? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि वो कहां बन रहा है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो गुड्स हम विदेश में बना रहे हैं उसको हमारी जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, और जो विदेशी भारत में अपने गुड्स बना रहे हैं उसको हम भारत की जीडीपी में काउंट करेंगे। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? एकदम इजी चीजें बता रहा हूं मैं, सारी चीजें एकदम इजी हैं। तो जीडीपी की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करी है, एक एक वर्ड का मीनिंग बताया क्या होता है।
अब जीडीपी दो तरीके की हो सकती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी हमको इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नंबर्स देती है। क्या देती है? इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नंबर्स देती है। एक बार इसको व्हाइट स्क्रीन की पे अपन समझ लेते हैं। भाई मान लो जीडीपी है, जीडीपी है, मैं 2 साल की मतलब दो अलग अलग समय की मैं जीडीपी बताता हूँ। मान लो एक समय था 2012, एक थी 2012 और एक है 2022। दोनों समय की मुझे जीडीपी निकालना है। अब मान लो ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज की जगह मैं बोल रहा हूँ मैं जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता हूँ, मेरी ऐसी जीडीपी की मैं उसमें सिर्फ कार ही बनाता हूँ और कुछ नहीं बनाता हूँ, सिर्फ कार बनाता हूँ। ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज को लेना चाहिए। लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहा हूँ, मेरी जीडीपी में सिर्फ क्या प्रोडक्शन करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कार्स का प्रोडक्शन करता हूँ। तो मान लो सन 2012 में मैंने कितनी कार बनाई? 10 कार्स बनाई। तो जीडीपी क्या होगी? 10 कार्स इंटू उसका प्राइस कर दूं मैं। तो मान लो जब 2012 था तो मैंने कितनी कार बनाई? 10, और एक कार का प्राइस कितना था? मान लो 5 लाख रुपीस। कितना था? 5 लाख रुपीस। तो मेरी टोटल जीडीपी कितनी आ गई? अराउंड 50 लाख। तो 2012 में मेरी जीडीपी कितनी थी? 50 लाख रुपए थी। अब मान लो अब हम आ जाते हैं 2022 में। अब 2022 में मैंने क्या किया? अब 2022 में मेरी इकोनॉमी डिग्रेड हो गई, मतलब मेरी एफिशिएंसी कम हो गई, और अब मैंने 10 की जगह से केवल कितनी कार बनाई? मान लो मैंने सिर्फ 5 कार्स ही प्रोड्यूस करी। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई मेरे यहाँ पर, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब एक कार की कीमत कितनी हो गई? 20 लाख रुपए। कितनी हो गई? 20 लाख रुपए हो गई। तो अब मेरी जीडीपी कितनी होगी? 5 इंटू 20 दैट इज 100 लाख, 100 लाख रुपीज़। 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपीज़। तो अब मेरी जीडीपी कितनी आ गई? 1 करोड़ रुपए आ गई। कितनी आ गई? 1 करोड़ रुपए आ गई। तो ध्यान से देखो 2022 की जो जीडीपी है वो ज्यादा दिख रही है किससे? 2012 से। पर क्या ये सही है? 2012 में मैंने 10 कार बनाई थी, मतलब मेरी जीडीपी में एफिशिएंसी ज्यादा थी। 2022 में मैंने कार तो कम कर दी लेकिन कार की प्राइस बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जिसके कारण मुझे जीडीपी का जो नंबर है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है, इन्फ्लेटेड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 2012 में हम शायद बेटर कंडीशन में होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय प्रोडक्शन हम ज्यादा कर रहे थे और प्राइस भी हमारे कंट्रोल में थे। 2022 में ऑल तो हमारी जीडीपी बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन नंबर ऑफ कार्स हमने कम प्रोड्यूस करी, प्लस महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो महंगाई के कारण हमारी जीडीपी क्या दिख रही है? बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि जो 2012 था ये ज्यादा परफेक्ट ईयर था। तो जो 2022 में इन्फ्लेशन के कारण जो जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। मुझे उसको एक किसी ना किसी बेस ईयर के अलोंग क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी ना किसी किसके अलोंग? बेस ईयर के अलोंग एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं एक ऐसा साल चुन लेता हूं, जैसे मान लो मैंने चुन लिया सन 2011। मान लो 2011 में सब चीजें नॉर्मल थी, उस समय कोई कोरोना वोरोना नहीं था, उस समय जीडीपी ने नॉर्मल वर्क किया था। तो मैंने 2011 को चुन लिया और अब मैं सारी चीज़ों को 2011 के कंपैरिजन में मेजर करता हूं और महंगाई को भी एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं। तो वो जो जीडीपी मिलेगी मुझे, जो महंगाई को भी एडजस्ट करेगी, उसको मैं बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा रियल जीडीपी। उसको मैं क्या बोलूंगा? रियल जीडीपी। और ये जो 2022 में हमको बढ़ी हुई जीडीपी दिख रही है, ये तो महंगाई के कारण है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉमिनल जीडीपी। ये तो नॉमिनल जीडीपी है, लेकिन रियल जीडीपी शायद और कुछ हो सकती है। तो यहां तक सभी लोगों को समझ में आया। तो जीडीपी को जब भी हम मेजर करते हैं, जीडीपी मतलब क्या? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो जीडीपी को मैं दो तरीके से मेजर कर सकता हूं। एक होती है नॉमिनल जीडीपी, जो मैंने बताया 2022 में महंगाई के कारण बढ़ के काफी दिखाई दे रही है, एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट प्राइस ईयर, जो भी 2022 में थे उसके प्राइस को कंपेयर करके जो मैंने निकाली। और एक होती है रियल जीडीपी, उसमें मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा और एक बेस ईयर ले लूंगा। मैं देखूंगा कि भाई जो मैंने कार प्रोड्यूस करी थी, मान लो मैंने लिया 2011 को, मैंने बेस ईयर ले लिया, 2011 को बेस ईयर ले लिया, और उस समय उस कार की प्राइस क्या थी? मान लो उस कार की प्राइस उस समय थी 5 लाख रुपीस। तो अब 2022 में मैंने कितनी कार प्रोड्यूस करी थी? 2022 में मैंने कितनी कार प्रोड्यूस करी थी? 5 कार करी थी। इंटू उसका प्राइस क्या हो गया? 5 लाख रुपए हो गया। तो मेरी जीडीपी एक्चुअली कितनी आना चाहिए? 25 लाख। 25 लाख आना चाहिए, लेकिन अगर मैं इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं कर रहा हूं तो मेरी जीडीपी कितनी आ रही है? 1 करोड़। बट एक्चुअली मेरी जीडीपी कितनी है? केवल 25 लाख ही है। तो ये क्या निकाला मैंने? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कैसे निकलता है? जब मैं किसी भी चीज को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया कि मैंने क्या बताया? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं होती है और रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होती है।
अब ये रियल और नॉमिनल को निकालूं कैसे मैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। मतलब ये जीडीपी को दबा के हमको रियल जीडीपी दिखाने की कोशिश करता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब देखो कैसे, भाई हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी आई थी 2022 की, तो मैंने बताया भाई उस समय हमने 1 करोड़ रुपए आई थी, मतलब 100 लाख रुपीज आई थी। रियल जीडीपी निकाली तो कितनी आई, 25 लाख रुपीज आई। इंटू 100 कर देता हूं मैं इसको, तो देखो ये कितना आया 4 इंटू 100, मतलब 400% हमारी जीडीपी की प्राइसेस क्या हो गई हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। मतलब हमारी महंगाई कितनी बढ़ गई है, 400% बढ़ गई है। तो ये हमको किससे पता चलता है, जीडीपी डिफ्लेटर से पता चल जाता है। तो हम अगर चीज़ों को 400% कम कीमत पे समझेंगे तो हमको रियल जीडीपी भी देखने को मिल जाएगी। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमको क्या बताता है कि नॉमिनल जीडीपी को आप रियल जीडीपी में कन्वर्ट कैसे करोगे। तो यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया है, यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये चीज आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में कई बार ये पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हमारा पर्पस क्या था, हम लोग चैप्टर का नाम क्या था, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। हमको निकालना क्या थी, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का फॉर्मूला मैंने बताया था, वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमको निकालना क्या है, जीडीपी से हमको क्या निकालना है, हमको जीडीपी से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जगह हमको क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमको ग्रॉस को किस में बदलना है, नेट में। डोमेस्टिक को किस में बदलना है, नेशनल में। और मार्केट प्राइस को किस में बदलना है, फैक्टर कॉस्ट में। तो कैसे बदलेंगे भाई, किसी भी चीज को ग्रॉस से नेट पे कैसे जाया जाता है भाई। मान लो सिंपल एक एग्जांपल देता हूं भाई, मैंने बोला कि मैं एक बिजनेस करता था और मेरे बिजनेस में मैं कुछ मशीन्स खरीदता था। तो मान लो मैंने बोला कि भाई इस साल 2022 में मैंने टोटल कितनी मशीन्स का एडिशन कर दिया, 10 मशीन और ऐड कर दी मेरी कंपनी में, फैक्ट्री में। तो जो भी मशीनें थी मेरी 10 बढ़ गई। तो क्या मेरी सच में 10 बढ़ गई, हो सकता है उसमें से मेरी 2 मशीन खराब भी हो गई हो। तो क्या मैंने उनको घटाया, आंसर इज नो। तो ग्रॉस मतलब +10 जो किया, लेकिन अगर नेट कब होगा, जब मैं -2 भी कर दूंगा। तो अगर मैं ग्रॉस में से जो चीजें खराब हो गई हैं, जो चीजें डेप्रिसिएशन हो गया, अगर मैं उसको माइनस कर देता हूं तो मैं कहां पहुंच जाता हूं, नेट पे। तो अगर ग्रॉस में से मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा क्या, डेप्रिसिएशन, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, नेट। और अगर नेट में वापस मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ग्रॉस पे। तो ये चीज ध्यान रहेगी, बिल्कुल ये चीज ध्यान रखना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाता हूं भाई, मैंने बताया था फैक्टर कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट फैक्ट्री पे है। पेन बना, पेन कितने में बना था, हम लोगों ने देखा था 10 रुपए में बन गया था, तो ये उसकी फैक्टर कॉस्ट थी। मार्केट में हो सकता है वो कितने रुपए में बिकेगा, 15 रुपए में। क्यों, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट में क्या लगा दिया, टैक्सेस। लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ टैक्सेस लगाए क्या, नहीं, हो सकता है गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मान लो एक पेन था, 10 रुपए का पेन था, 10 रुपए का पेन था, ये उसकी क्या थी, फैक्टर कॉस्ट थी। मार्केट प्राइस उसका मान लो कितना है, मैं बोल रहा हूँ मार्केट प्राइस उसका कितना है, मान लो 15 रुपए है। तो हो सकता है ये 10 रुपए के ऊपर, ये 10 रुपए के ऊपर गवर्नमेंट ने 10 रुपए का क्या लगा दिया हो, टैक्स लगा दिया हो। और 5 रुपए की उन्होंने क्या दे दी हो, 5 रुपए की उन्होंने क्या दे दी हो, सब्सिडी दे दी हो। तो 5 रुपए की सब्सिडी दे दी हो, तो अब इसका फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, 15 रुपए। तो मैं क्या करता हूं, अगर फैक्टर से मार्केट पे जाना है तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देता हूं, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या कर दूंगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब कहां पर लिख दूं मैं, यहां पर लिख देता हूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू टैक्सेस जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देते हैं, माइनस सब्सिडी जो उसकी प्राइस को घटा देते हैं। तो इसका ओवरऑल जो समेशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान रहेगा, ईजी है, बिल्कुल ईजी है। यहां तक सभी लोगों को सभी चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल। तो हमने देख लिया ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं। अब देख लिया डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे कैसे जाते हैं। भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मैंने बताया था वो कहां प्रोडक्शन होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में। कहां प्रोडक्शन होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में। चाहे वो शाओमी का फोन भारत में क्यों ना बन रहा हो, लेकिन हम उसको भारत की जीडीपी में ही काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है कि शाओमी का ऑनर भारत का है या चाइना का है। ओके, सैमसंग का अगर टीवी है, अगर वो इंडिया में बनता है तो हम उसको कोरिया की जीडीपी में नहीं काउंट करेंगे, हम उसको इंडिया की ही जीडीपी में काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कहां हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं
अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स देखने लगूं कि भाई हमारे जो रतन टाटा हैं उनकी जो बाहर से इनकम वगैरह हो रही है उसको अगर मैं भारत में काउंट करना चाहता हूं तो फिर मुझे किस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। कि भाई रतन टाटा ने जो भी इनकम विदेश से करी है प्लस शाओमी वाले ने जो भी भारत से करी है मैं उनको घटा दूं, मतलब मैं निकाल दूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इनका ओवरऑल निकाल दूं। भाई मान लो हो सकता है अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था फोर्ड, फोर्ड भारत में ही प्रोडक्शन करती थी। फोर्ड जो कंपनी थी, जो फोर्ड कंपनी थी वो इंडिया में ही प्रोडक्शन करती थी, चेन्नई में। ओके, वो चेन्नई में प्रोडक्शन करती थी, तो वो हम कहाँ की जीडीपी में काउंट करेंगे, इंडिया की जीडीपी। क्यों? क्योंकि हम ले रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर मुझे डोमेस्टिक की जगह नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पता करना है, क्योंकि मुझे तो क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो क्योंकि फोर्ड का ऑनर कहाँ का होगा, शायद वो अमेरिकन होगा, तो वो अमेरिका की जीडीपी में उसको काउंट करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसकी इनकम को माइनस कर दूंगा, प्लस मैं रतन टाटा की इनकम को ऐड कर दूंगा क्योंकि वो इंग्लैंड से कमा के ला रहा है, और इनका जो ओवरऑल समेशन आएगा मैं उसको क्या बोलूंगा, जो ओवरऑल समेशन आएगा मैं उसको बोलूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हमारी ओवरऑल फॉरेन से क्या इनकम हो रही है उसको भी हमको जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो यहां तक सभी लोगों को समझ में आया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नंबर माइनस में भी आ सकता है, और नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना थी नेशनल इनकम, तो जो था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो मुझे जीडीपी तो पता चल गई है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर मैं निकाल लूँ तो मैं उससे जा सकता हूँ, हाँ ग्रॉस में से मैं डेप्रीशिएशन घटा दूंगा तो मैं आ जाऊँगा नेट पे। डोमेस्टिक में से मैं क्या घटा दूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर मैं घटा दूंगा तो मैं कहाँ आ जाऊँगा, डोमेस्टिक में से अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हटा दूंगा तो मैं जाऊँगा नेशनल पे। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो है वो सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैं इजीली अगर जीडीपी मुझे पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। तो एक बार देख लें हम यहाँ पर, बिल्कुल ये हमको फॉर्मूले याद रखना है, सभी लोगों को याद कर लेना है। एनसीईआरटी में सेग्रीगेटेड दिए हुए हैं, मैंने इनको एक बढ़िया टेबल में कंपाइल कर दिया है। मुझे क्या निकालना है, अगर मान लो मुझे पता चल जाती है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, अभी इसकी भी हम मेथड्स देखेंगे क्या है कैसे निकलती है, बट अगर मान लो मुझे पता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है और मुझे निकालना क्या है मेरी नेशनल इनकम, मुझे निकालना क्या है मेरी नेशनल इनकम, तो मैं कैसे काउंट करूंगा, देखो नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। तो सबसे पहले मुझे इस ग्रॉस को क्या बनाना पड़ेगा, नेट। तो नेट बनाना है ग्रॉस को, तो मुझे उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीशिएशन, माइनस डेप्रीशिएशन। तो मैं अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर मुझे निकालना है तो मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से क्या माइनस कर दूं, डेप्रीशिएशन। आ गया, बिल्कुल। अब ये मार्केट प्राइस फिलहाल के लिए भूल जाओ कि मार्केट प्राइस कुछ है, इसको लास्ट में अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं एनडीपी कैसे निकाली मैंने, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दिया क्योंकि ग्रॉस से कहां जाना था, नेट पे। अभी ध्यान से देखो, अभी डोमेस्टिक की जगह मुझे क्या लाना है, बीच में नेशनल लाना है। डोमेस्टिक की जगह मुझे क्या लाना है, नेशनल। तो मुझे क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। तो डोमेस्टिक से जब मुझे नेशनल पे आना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो रतन टाटा ने इंग्लैंड से कमाया है उसको जोड़ दूंगा, प्लस जो शाओमी वालों ने इंडिया से कमाया उसको घटा दूंगा और उसका ओवरऑल समेशन देख लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यही हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि मैंने यही किया। अब ये सब चीजें कहां पर निकली है, मार्केट प्राइस पे निकली है। ये सब चीजें कहां निकली है, मार्केट प्राइस पे निकली है। लेकिन मुझे मार्केट प्राइस से कहां जाना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो वो क्या था, मैं पहले लिख दूं एज इट इज, वो था एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ओके, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मुझे मार्केट प्राइस से कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस करना पड़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या करना पड़ेंगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये चीज ध्यान रहेगी। तो मेरी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अब मैं सारी चीजों को किस फॉर्म में लिख दूं, जीडीपी के फॉर्म में लिख दूं क्या, ध्यान से देखो। एनडीपी मतलब क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। एनडीपी मतलब क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। यहां पर लिखा हुआ तो मैं यहां पर लिखना शुरू करूं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन। तो ये मैंने क्या आया, नेट पे आ गया।
फिर इसमें से मैंने और क्या ऐड किया, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किया मैंने, तो मैं कहाँ पे आ गया, डोमेस्टिक से नेशनल पे आ गया। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किया मैंने, तो अब मैं कहाँ पर आ गया, मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे आ गया। तो यही मेरी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम। सो दिस इज हाउ एनसीईआरटी काउंटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो मेजर किया जाता है। तो आपको खाली ये वाला जो चार्ट है जो मैंने यहाँ पर बना दिया है, काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इससे प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी क्वेश्चन ईजी आते हैं। ये सभी लोगों को समझ में आ गया है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जीडीपी वेलफेयर से कैसे कनेक्टेड होती है। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब जीडीपी में हो सकता है इंडिया में कितने लोग हों, हो सकता है मान लो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो, मान लो मैंने बोला 150 करोड़ पीपल है, हो सकता है इसमें से 140 करोड़ प्लस पीपल तो क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो, क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो। लेकिन जो 10 करोड़ लोग हैं ना, वही सारा का सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही सारा का सारा क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने में लगे हुए हैं। तो इंडिया की जीडीपी तो बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन तो हो रहा है। ये मतलब नहीं है कि कौन कर रहा है, बस प्रोडक्शन हो रहा है जिसके कारण हमारी जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तो जीडीपी बढ़ सकती है, हो सकता है वेलफेयर उससे घटे, हो सकता है सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब सारी की सारी चीज़ें किसके हाथों में हो, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के हाथों में हो सकता है सारा का सारा प्रोडक्शन सिर्फ मुकेश अंबानी कर रहे हो और बाकी सब अपने घर में बैठ के बेरोजगारी की तालियां बजा रहे हो। फिर दूसरी चीज़ देखो जो इंडिया में प्रॉब्लम आती है, जीडीपी सिर्फ किसको काउंट करता है, जीडीपी की डेफिनेशन थी इट इज़ द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू होना चाहिए, मतलब उसकी क्या होना चाहिए, कीमत होना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होना चाहिए। तो जो नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस हैं वो जीडीपी में काउंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक टीचर है जो अपने ही लड़के को पढ़ा रहा है, तो क्या वो उससे पैसे लेगा, आंसर इज नो। तो क्या वो जीडीपी में काउंट होगा, नहीं, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो मार्केट वैल्यू होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर मैं आपसे पैसे लेके पढ़ाता हूं तो ये जीडीपी में काउंट होगा, बिकॉज आई एम चार्जिंग यू सम मनी। अगर मान लो घर में महिला है, जो इंडिया के केस में रहता है, इंडिया की 50% पॉपुलेशन किससे बनी हुई है, फीमेल से। और हमारे यहाँ पे जो फीमेल है जो घर के काम करती हैं, जिनको हम बोलते हैं हाउस होल्ड कोर्स, जो घर के काम करती हैं, ओके, तो क्या उनको उसके लिए पेमेंट होता है, आंसर इज नो। तो क्या वो जीडीपी में काउंट होगा, नहीं होगा। तो इससे क्या हो रहा है, 50% महिलाएं इतना सारा काम कर रही हैं लेकिन उसकी कुछ मार्केट वैल्यू नहीं है, जिसके कारण वो जीडीपी में काउंट ही नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम किसकी आ जाएगी, अंडर एस्टिमेशन ऑफ द जीडीपी। तो मतलब हमारी जीडीपी कम आएगी, क्यों, क्योंकि हम वो महिलाओं को सैलरी के बेसिस में काउंट नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ध्यान रहेगी सभी लोगों को, बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान रखना ही है। फिर हम देख लेते हैं जीडीपी डज नॉट काउंट द एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या है भाई, मान लो अगर मैं आयरन एंड स्टील का कोई प्लांट लगाता हूं, आयरन एंड स्टील का कोई प्लांट बना देता हूं, तो शायद वो प्रोडक्शन करेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, है ना। लेकिन आयरन एंड स्टील का जो प्लांट है, हो सकता है वो रिवर्स को क्या कर दे, पॉल्यूट करना शुरू कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी कर सकता है। वो पॉल्यूशन के कारण हो सकता है लोगों की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तो ये डायरेक्टली डेथ हो रही है क्या, नहीं, ये इनडायरेक्टली हो रही है। लेकिन क्या जीडीपी इसको मेजर कर रही है, जो रिवर पॉल्यूट हो गई, जो लोग मर गए, आंसर इज नो। तो ये क्या किया, जीडीपी से क्या हो गया, एक हार्म हो गया। तो जिसको हमने क्या बोला, एक्सटर्नैलिटीज विच आर नॉट काउंटेड इन द जीडीपी। ये जीडीपी में काउंटेड हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों, लोग मर गए, नदियां गंदी हो गई, क्या उसकी कोई कॉस्ट में हमने मेजर किया, अगर कॉस्ट में मेजर नहीं किया इसका मतलब जीडीपी में मेजर नहीं किया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन बेनिफिट भी हो सकता है। तो ये जो एक्सटर्नैलिटी थी, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, ये क्या थी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो गया, हमको नुकसान हो गया, हार्म हो गया। लेकिन मान लो ऑन द अदर एंड, अब टाटा ने क्या लगाया, आयरन एंड स्टील प्लांट, फिर उसको समझ में आया यार बहुत ज़्यादा लोग मर गए, नुकसान हो गया, नदियाँ गंदी हो गई। अब उसने बोला अब मैं क्या लगाऊंगा, टीसीएस। मान लो टीसीएस का उसने एक कंपनी खोली, कहाँ पर, इंदौर में। टीसीएस नाम की एक कंपनी खोली, कहाँ पर, इंदौर में। अब क्या टीसीएस से पॉल्यूशन हो रहा है, आंसर इज नो। कि लोग मरेंगे, शायद नहीं मरेंगे, क्यों मरेंगे लोग जब पॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है। लेकिन टीसीएस से बेनिफिट जरूर होगा बहुत सारा। लेकिन टीसीएस से क्या होगा, बेनिफिट होगा, कैसे हो सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। टीसीएस खुली तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन ग्रो करेगी। पॉपुलेशन अगर ग्रो करेगी तो वहाँ पर अलग अलग नए नए उद्योग आ जाएंगे। हो सकता है चाय वाला अपनी दुकान खोल ले, चाय पान वाला अपनी दुकान खोल ले,
वहाँ पर कुछ घर बनने लग जाए, तो ये क्या हो रहा है, टीसीएस आई तो इससे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। लेकिन ये भी काउंट हो रही है क्या, नहीं। हो सकता है टीसीएस आने से क्या हो जाए, सब्सिडीराइजेशन, क्या हो जाए, सब्सिडरी कंपनीज खुलना शुरू हो जाए। भाई टीसीएस खुली, उसको बहुत सारे कंप्यूटर की जरूरत थी, तो हो सकता है आसपास कंप्यूटर वाले भी अपनी कंपनी खोल लें, तो ये क्या हुआ, सब्सिडियराइजेशन हो गया और कंपनियां भी खुल गई। उससे एक इनडायरेक्ट तरीके से क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, जिसको हमने बोला पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। लेकिन जीडीपी ये सारी चीजें काउंट नहीं करती है। तो ये सारी चीजें हमने क्या देखी अभी तक, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। अभी तक ये हमने क्या देखा, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या नहीं बताती, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में ये नहीं पता चलता कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है वेलफेयर भी बढ़े, हो सकता है सारा प्रोडक्शन मुकेश अंबानी ही कर रहे हो। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को जीडीपी काउंट नहीं करती है, और एक्सटर्नैलिटीज की प्रॉब्लम हम लोगों ने देख ली है। अब ये ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, इसका मतलब होता है सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि भाई जब भी आप जीडीपी को काउंट करते हो तो आप उसमें यह भी देखो कि हमने अगर रिवर को पॉल्यूट कर दिया तो उसकी क्या कॉस्ट आती। अगर आप उस कॉस्ट को मेजर कर सकते हो कि अगर हमको दोबारा उस रिवर को क्लीन करना है तो उसमें कितने रुपए लग जाएंगे, अगर उसको जीडीपी में से घटाते हो तो आप कहां पर आ जाते हो, ग्रीन जीडीपी में, विच इज सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपने आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया और आपने बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर दिया, तो अगर आप उस पॉल्यूशन को वापस क्लीन करने जाओगे तो आपको कितने रुपए लग जाएंगे, तो आप उसको अपनी जीडीपी में से अगर घटाते हो तो आपको क्या मिलेगी, ग्रीन जीडीपी। तो ये अभी मेनली कहां चल रही है, यूरोपियन कंट्रीज में। हमारे यहां पर ये कंसेप्ट अभी नहीं आया है। सभी लोगों को समझ में आ गया, सभी लोगों को इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे देख लेते हैं। आगे देखने के पहले, अब आगे चलने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम मैंने बताया, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो हमको इनकम मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। जैसे रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है एक एग्जांपल, लाइक इनकम फ्रॉम लैंड इज रेंट, फ्रॉम लेबर इज वेजेस, कैपिटल इज इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर इज प्रॉफिट। तो ये जो क्या रहती है फैक्टर इनकम, मतलब ये रिसीव होती है किसको, बाय द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो ऑनर है उसके पास क्या रहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मेरे पास हो सकता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम पे लैंड हो तो मुझे रेंट नाम की इनकम हो जाएगी। अगर मैं लेबर करता हूं तो मुझे वेजेस नाम की इनकम हो जाएगी। तो ये क्या है, रिसीव होती है किसको, इंडिविजुअल्स को, ऑनर को। ऑनर ऑफ व्हाट, ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये कुछ कीवर्ड्स हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फिर एक वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ट्रांसफर इनकम। क्या दिया हुआ, ट्रांसफर इनकम। ये ट्रांसफर इनकम जो है ये अर्नड नहीं है। देखो फैक्टर इनकम क्या है, आपने कमाई हुई इनकम है, और जो ट्रांसफर इनकम है ये रिसीव हुई है आपको, आपने कमाई नहीं है, मतलब बदले में आपने रिटर्न में कुछ नहीं दिया है। देखो इनकम आपको कम मिलती है, रिटर्न में आपने कुछ नहीं दिया है। फैक्टर इनकम जो है वो अर्नड इनकम है। जब आप लैंड दोगे तभी आपको रेंट मिलेगा, आप लेबर करोगे तभी आपको वेजेस मिलेगी, कैपिटल अगर लगाओगे तो ही इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर हो तभी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कुछ इनकम रहती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ये क्या रहती है, रिसीव्ड, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट की तरफ से मेनली दे दी जाती है। जैसे कि पेंशन, क्या बुजुर्ग लोग बदले में कोई काम करते हैं, नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो बेरोजगार रहते हैं, जो फोकट रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, गवर्नमेंट उनको क्या देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। क्या वो बदले में कोई काम करते हैं, फोकट नहीं, वो तो रोटी राम है, घर में बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट उनको क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें देती रहती है कि तुम बैठो और आराम से हमको वोट दो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर इनकम। वेयर नथिंग इज गिवन इन रिटर्न, वहां पर रिटर्न में कुछ बदले में कोई सेवाएं नहीं दी जाती हैं, कोई भी चीजों का निवेश नहीं होता है। इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। फिर एक होता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को क्या दे दिया, डोनेशन। मैंने किसी को क्या दे दिया, डोनेशन। अब अगर मैंने किसी को कोई चीज दी तो क्या मैंने उससे बदले में कोई वापस मांगा, नहीं, क्योंकि ये तो डोनेट किया मैंने, गिफ्ट्स। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर पेमेंट, मतलब मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन बदले में कोई चीज ली, आंसर इज नो। सो पेमेंट फॉर विच नो गुड और सर्विसेज इज एक्सचेंज मींस नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, लाइक गिफ्ट्स एंड डोनेशन। तो गिफ्ट एंड डोनेशन को मैं कहां काउंट करूंगा, जीडीपी में। जिसको मैंने गिफ्ट दिया है वो क्या बोलेगा, ये मेरी इनकम हो गई, फ्री में इनकम हो गई। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर होता है फैक्टर पेमेंट्स। पेमेंट्स मतलब वेजेस ऑफ लेबर, लाइक सैलरीज वगैरह, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जगह जो उनको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो ये सारी चीजें आपको जो कीवर्ड्स हैं ये याद रखना है। अब जो नेशनल इनकम है, अब जो नेशनल इनकम है उसको मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं। जो नेशनल इनकम है उसको मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं, और मेनली हमारे पास कितनी मेथड है, हमारे पास मेनली 3 मेथड है टू मेजर द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की कौन कौन सी मेथड है, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो एनसीईआरटी में जो 3 मेथड मेंशन है उनका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड।
बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। ईजी भी हैं और इंपॉर्टेंट भी है। ईजी तब है जब समझ में आ जाए, और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में आती हैं। और सारी मेथड में क्या हमको प्रिकॉशंस लेना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास 3 मेथड है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। अब अगर मुझे नेशनल इनकम मेजर करना है, नेशनल इनकम क्या होती है बोलो जल्दी से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये मैं किसके थ्रू निकाल सकता हूं, अगर मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी पता है तो मैंने पहले काउंट करके बताया कि उससे मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को कैसे निकाल सकता हूं। तो मैं जीडीपी ही निकाल लूं, जीडीपी निकाल के मैं मेरे वो डेप्रीशिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस माइनस करके मैं कहां पहुंच जाऊंगा, नेशनल इनकम पे। तो मैं क्या निकाल लूं, जीडीपी निकाल लूं। तो जीडीपी को मेजर करने के लिए मेनली हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या है भाई, इसमें जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं सारे गुड्स और सारी सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर दूं, मान लो भाई मेरी इकोनॉमी है, मैं उसमें कार बनाता हूं, मैं उसमें बाइक्स बनाता हूं, ओके, मैं उसमें लैपटॉप बनाता हूं, ओके, मैं उसमें मोबाइल्स बनाता हूं, और भी मैं उसमें 25 चीज़ें बनाता हूँगा। अगर मैं इन सारी चीज़ों की वैल्यू को ऐड कर दूं, अगर मैं इन सारी चीज़ों की वैल्यू को ऐड कर दूं तो मेरी क्या निकल आएगी, जीडीपी निकल आएगी। क्यों, क्योंकि मैं सारी चीज़ों की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक को बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट मेथड। फाइनल प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं हम, फाइनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, नाम में ही लिखा हुआ है कि वैल्यू को ऐड करना है, लेकिन किसकी, फाइनल प्रोडक्ट की। मतलब जैसे मैं कार की वैल्यू ऐड करूंगा, कार के इंजन को काउंट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि इंजन की वैल्यू ऑलरेडी कार की वैल्यू में ऐड है। फिर मैं लैपटॉप को काउंट करूंगा, लेकिन हार्ड डिस्क वगैरह को काउंट नहीं करूंगा, कीबोर्ड को काउंट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी लैपटॉप की वैल्यू में इंक्लूडेड है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फाइनल गुड्स की वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फाइनल प्रोडक्ट मेथड। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री आर इंक्लूडेड। मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इनटू देयर प्राइसेस। सारी की सारी चीजें ले लूं और मल्टीप्लाई किससे कर दूं, उनके प्राइस से उनको मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं कहां पर आ जाता हूं, फाइनल प्रोडक्ट मेथड से वैल्यू एडेड के थ्रू उनकी जीडीपी निकाल लूंगा। एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है भाई, एक तो तरीका है मैंने जितनी कार्स बनाई मैं सबको ऐड कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मेथड। लेकिन वैल्यू एडिशन का एक और तरीका भी होता है। अगर मान लो मुझे इस कार की वैल्यू नहीं पता, फाइनल कार की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो भी मैं कार की वैल्यू निकाल सकता हूं ना। हाँ, मैं देख लेता हूं कार में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ये जो कार है, इसमें सिर्फ क्या लगा हुआ है, इसमें टायर लगे हुए हैं, इसमें इंजन लगा हुआ है, इसमें बॉडी है, पेंट है, और कुछ इंटीरियर पार्ट्स लगे हुए हैं, डैशबोर्ड, सीट वगैरह इसकी लगी हुई है। मान लो इन चारों चीज़ों से मेरी ये कार बन गई है। अगर मुझे कार की वैल्यू नहीं भी पता है, तो अगर मैं इन चारों चीज़ों की जो जो चीज़ें कार में लगी हैं, अगर मैं इनको भी ऐड कर दूंगा तो भी तो मुझे कार की वैल्यू ही मिलेगी ना। बिल्कुल, मान लो 50,000 के टायर है, 50,000 के टायर्स हो गए। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्या है, फाइनल गुड्स हैं नहीं, ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो मैं इनकी वैल्यू को ऐड करके फाइनल गुड की वैल्यू पे चले जाऊंगा। फाइनल गुड क्या है, मेरा कार है, कार मेरी क्या है, फाइनल गुड है। और ये जो बीच वाले हैं जिनको इंटरमीडिएट या फिर क्या बोल सकते हैं हम, रॉ मटेरियल, तो ये जो मेरा रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स है, इनकी वैल्यू को ऐड करके भी मैं कहाँ जा सकता हूँ, फाइनल गुड पे। तो मान लो 50,000 के टायर लगे, मैंने जोड़ा 50,000, 2 लाख रुपए का इंजन है, 2 लाख रुपीज प्लस और ऐड कर दिए। बॉडी एंड पेंट पे मैंने कितने लाख रुपए लगा दिए, 5 लाख। ये इसकी स्टील की बॉडी है जो भी है, जिससे भी बनती है। और ये अंदर प्लास्टिक सीट वगैरह मेरी कितनी होगी, क्योंकि 2.5 लाख। तो मैं अगर सबको जोड़ता हूं तो मेरा कितना आ जाता है, 10 लाख रुपए के इंटरमीडिएट गुड्स लगे। तो मेरी कार की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए ही हो जाएगी। तो मैं क्या करा, मैंने यहां पर भी मैंने वैल्यू एडिशन ही किया, ये भी मैंने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया। लेकिन मैंने वैल्यू एडिशन किसका किया, इस बार मैंने वैल्यू एडिशन किया इंटरमीडिएट गुड्स का। किसका किया, इंटरमीडिएट गुड्स का किया। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो लाइक रॉ मटेरियल थे, उनका मैंने क्या किया, वैल्यू का एडिशन किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 2 तरीके से वैल्यू एडेड मेथड काम करती है। या तो मैं सारे फाइनल गुड्स ले लूँ, पूरे के पूरे कंट्री में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने, मल्टीप्लाई उनको कर दूं उनके प्राइस से। या तो अगर मुझे फाइनल गुड नहीं पता है तो पहले मैं क्या करूं, सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स ले लूं, इनटू उनका प्राइस कर दूं, तो भी तो क्या होगा, वही का वही नंबर आएगा। तो 2 तरीके हैं, फाइनल प्रोडक्ट मेथड जिसमें फाइनल गुड्स लेता हूं, और वैल्यू एडेड मेथड मीन्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इज डिडक्टेड। सो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो मेथड है मेरी, एक मेथड हो गई वैल्यू एडेड मेथड, जो सेकंड मेथड है मेरी उसका नाम है इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब क्या है भाई, किसी भी इंडिविजुअल की इनकम क्या होगी,
किसी भी इंडिविजुअल की इनकम क्या होगी, जो वो कमाता है। तो फिर नेशनल की इनकम क्या होगी, पूरे नेशन की इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम क्या होगी। अगर मैं सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को ऐड कर दूंगा, एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, अगर मैं सभी की इंडिविजुअल इनकम को ऐड कर दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, नेशनल इनकम पे। तो इनकम मेथड का क्या होता है, मैं हर व्यक्ति की पर्टिकुलर इनकम को काउंट करूं और उनको ऐड कर दूं तो मैं कहाँ जाऊंगा, नेशनल इनकम के ऊपर। तो मैंने बताया इनकम कैसे होती है, ये इनकम है, जो लोगों को पेमेंट मिलता है वही तो उनकी इनकम रहती है। बिल्कुल, अगर आपके पास लैंड है तो बदले में आपको रेंट मिलेगा, लेबर है तो वेजेस मिलेगी, कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्राइज है तो प्रॉफिट या फिर लॉस आपको हो सकता है। तो ये क्या है, आपकी इनकम है, ये क्या है, आपकी इनकम है। और अगर मैं हर व्यक्ति की इनकम को ऐड कर दूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, नेशनल इनकम पे। तो ये वाली जो मेथड है जिसको बोलते हैं इनकम मेथड, इसमें मैं हर इंडिविजुअल की इनकम को ऐड करता हूं और कहाँ पहुंचता हूं, नेशनल इनकम पे। इस मेथड का एक और नाम है, इसको शेयर मेथड भी बोलते हैं, इसको फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि फैक्टर पेमेंट ही तो क्या है, लोगों की इनकम है। तो इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, शेयर मेथड, एक और नाम क्या है, फैक्टर पेमेंट मेथड। तो अभी तक दो मेथड देखी, एक देखी वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड को दो तरीके से काउंट कर सकते थे, फाइनल भी और इंटरमीडिएट भी। दूसरी देखी इनकम मेथड। अब जो तीसरी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम इंडिया के केस में यही मेथड यूज करते हैं जीडीपी फाइंड करने के लिए। तो ये जो तीसरी मेथड है इसका नाम क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब भाई लोग कितना खर्च कर रहे हैं, सभी आदमियों के खर्चे को जोड़ दो, ओवरऑल इकोनॉमी में जितना भी खर्च हो रहा है उसको जोड़ दो तो आप जीडीपी पे आ जाओगे। कैसे, जीडीपी मतलब होता है ऑल द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो भी हुआ साल में मार्केट प्राइस पे, वो सब ठीक है, समझ लिया। अब भाई जितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन कितना होगा, जितना लोग खरीदना चाहेंगे। भाई अगर मैं एक ही पेन खरीदूंगा तो कंपनी 100 पेन बनाएगी क्या, नहीं, क्योंकि क्या है, लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं। तो लोग जितना भी खर्च कर रहे हैं, अगर मैं सभी के खर्च को जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना प्रोडक्शन कितना हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन कितना होता है, प्रोडक्शन उतना ही होता है जितना लोग खर्च करके खरीदना चाहते हैं। तो थर्ड मेथड जो है उसको मैं क्या बोलता हूं, एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो मेरी थर्ड मेथड है वो क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब सारे लोगों के मैं खर्च को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, जीडीपी कितनी है। सो नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब ये फाइनल एक्सपेंडिचर लोग करते हैं तो कौन कौन लोग रहते हैं, इकोनॉमी के अंदर कौन कौन रहता है, इकोनॉमी में कौन कौन एंटिटी एग्जिस्ट करती है। एक हम लोग हैं, मैं हूं, आप लोग हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। हम लोग कौन है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी रहती है, तो क्या गवर्नमेंट भी खर्च करती है, हाँ गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें खरीदती है। गवर्नमेंट अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी चलाती है। गवर्नमेंट कोयला भी खरीदती है बिजली बनाने के लिए, बीएसएनएल की सिमें भी चलवाती है, खर्च भी करती है, सड़क भी बनवाती है, खुद पे भी खर्च करती है, बिल्डिंगों को भी मेंटेन करती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाती है। तो गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है। फिर एक एक्सपेंडिचर करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बड़ी बड़ी मशीनों पर जो इन्वेस्टमेंट होता है तो वो भी एक प्रकार का खर्च है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक खर्चा और करते हैं, हम लोग मोबाइल फोन्स को विदेशों से मंगवाते हैं और कुछ चीज़ें विदेशों में भेजते भी हैं। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम हम लोग करते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, मेनली इकोनॉमी में खर्चे हो जाते हैं। तो देख लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अगर हमको सभी चीज़ों का एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यही होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे कैसे, टोटल खर्च कैसे किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने खर्च किया जिसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम लोग जो भी खर्च करते हैं वो क्यों करते हैं, चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए। दूध, चाय, बिस्किट, पेन, लैपटॉप, गाड़ी, ये सब क्या है, हम कंज्यूम करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कहाँ से डिनोट किया मैंने, सी से। ये कौन करता है, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। ये मेनली किसके लिए यूज होता है, कंजम्पशन के लिए, खुद के यूज के लिए होता है। फिर एक एक्सपेंडिचर आता है जो गवर्नमेंट करती है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है या तो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कोल इंडिया हो गई, भेल हो गई, गेल हो गई। तो ये सब क्या करते हैं, कोल इंडिया क्या करेगी, कोयला खरीदेगी, फिर उससे बिजली वगैरह बनाएगी। तो गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर कर रही है। गवर्नमेंट कुछ बिल्डिंग बना सकती है, रोड बना सकती है। तो गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया उसको हमने क्या बोला, जी, मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कुछ एक्सपेंडिचर हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल गुड्स पे होते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा था, वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं। मान लो मैंने कोई एक हैवी मशीनरी ले ली, मैंने क्या ले ली, एक हैवी
मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। हैवी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया, क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे क्या बनाएगी, मेरे लिए लैपटॉप बनाना शुरू कर देगी। तो मैंने एक ऐसी मशीन खरीदी जिसको मैंने बोला वो क्या था, कैपिटल गुड था। क्यों? क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में मुझे हेल्प करने वाला था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो आगे प्रोडक्शन में हेल्प करता, लेकिन खर्च तो किया ना, तो मैंने उसको क्या बोला, आई से डिनोट कर दिया। और फिर नेट एक्सपोर्ट मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हो सकता है मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्या किया हो, एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट मतलब वो क्या है, प्लस में लिखूंगा, और इंपोर्ट किया होगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा, और इन दोनों का जो नेट आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट इंडिया के केस में यूजुअली क्या रहता है, वो नेगेटिव रहता है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। हम बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगाते हैं, मेनली ऑयल एंड गैस, और बाहर कम चीज़ें भेजते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या किया हमने, ध्यान से देखो। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, जिसको बोलते हैं चिग्जम। चिग्जम, CIGX माइनस चिग्जम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। चिग्जम मैं ऐसे लिख देता हूं, C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट, प्लस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो भी डिफरेंस आ रहा है। तो आपको ध्यान रहेगा C प्लस G प्लस I प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट, जिसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो ध्यान रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, फाइनल एक्सपेंडिचर जो भी हुआ मैं उसको ऐड कर दूं तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगी, GDP। और मैंने जितनी इनकम करी उतनी की उतनी इनकम मैंने खर्च भी कर दी। यहाँ पर ये मैं मान के चल रहा हूँ, मतलब ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है, आइडियल सिचुएशन में यहाँ पर मान के चल रहा हूँ। ये तो हमने समझा जीडीपी से रिलेटेड, और जीडीपी से आप इजीली नेशनल इनकम पे जा सकते हो, वो हम लोगों ने काउंटिंग करके भी देख लिए। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, सिंपल 1 कीवर्ड है। क्या होता है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज मतलब जहां पर मनी का यूज नहीं होता है, जहां पर मनी का यूज नहीं होता है, नो मनी यूज। तो क्या मैं इसको जीडीपी में काउंट करूंगा? आंसर इज नो, इट इज नॉट काउंटेड इन द जीडीपी। जैसे कि अगर कोई टीचर अपने ही बेटे को पढ़ा रहा है, वो उससे पैसे नहीं ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। पैसा नहीं है तो एक्टिविटी नहीं है। मान लो अगर मैंने और आपने व्यापार भी करा लेकिन हमने बीच में पैसा नहीं लाया, मेरे पास गेहूं थे, मैंने मेरे गेहूं आपको दे दिए और मैंने आपसे क्या ले लिया, बदले में दूध ले लिया, तो क्या यहाँ पे मैं बीच में पैसा लाया? नहीं लाया। अगर पैसा नहीं आया तो क्या वो मार्केट में काउंट होगा? नहीं होगा। तो वो जीडीपी में भी काउंट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर एक वर्ड है, उसका नाम है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होता है अनसोल्ड स्टॉक। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड मतलब भाई मान लो एक फैक्ट्री थी, कार प्रोडक्शन की फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री के पास 100 कारें बनी है, 100 कार उसने बना लिए, 100 कार रेडी टू यूज हैं, लेकिन क्या ये तुरंत बनते से ही बिक जाएंगी? अगर नहीं बिकी और फैक्ट्री में ही खड़ी हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंटरी है। ये क्या है, इन्वेंटरी। हो सकता है 100 कारें हैं उसकी, वो इन्वेंटरी हो, अभी फैक्ट्री में ही खड़ी हैं। अगर मान लो उसमें से 20 बिक गई तो अब इन्वेंट्री कितनी की बचेगी, केवल 80 कारों की। तो ये अनसोल्ड स्टॉक है। जो फाइनल प्रोडक्ट है, रेडी टू यूज है वो कार, लेकिन अभी बिकी नहीं है मार्केट में, इस समय वो सेल आउट नहीं हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी। फिर क्या है, चीजों की कीमत को दो तरीके से नापा जाता है। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उसकी कीमत मार्केट में कितनी है, और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब उसकी कीमत फैक्ट्री पे बनने पे कितनी थी। तो ये दो इंडेक्स हैं, आरबीआई यूज करता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। भाई मैंने बताया पेन की कीमत मार्केट में कितनी थी, 15 रुपये, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, आरबीआई पता करेगा। फैक्ट्री में कितनी थी, 10 रुपये। अब हो सकता है उसको अगर मान लो पेन की कीमत कम करना है तो गवर्नमेंट को क्या सजेशन देगा कि भाई आप टैक्सेस वगैरह कम करो, क्योंकि फैक्ट्री पे तो पेन की कीमत कम है लेकिन आपने टैक्सेस इतने ज़्यादा लगाए कि पेन 15 रुपये का है। और अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी तो हो सकता है पेन की कीमत कितनी हो जाए, 12 रुपये भी हो जाए। तो ये दो इंडेक्स है जिसको बोलते हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। फिर एक होता है नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम मतलब मैंने बताया कि आप इसको इन्फ्लेशन से एडजस्टेड है। मान लो नॉमिनल इनकम का मतलब क्या है, मैं बता देता हूँ। मान लो 2021 में आपकी इनकम थी 100 रुपये। कितनी इनकम थी आपकी, 100 रुपये। 2022 में मान लो आपकी इनकम कितनी हो गई, ₹105। कितनी हो गई, 105। और ये जो 100 रुपये थे, आप इससे एक पेन खरीद लेते थे। आप इससे क्या खरीद लेते थे, एक पेन खरीद पाते थे। मगर इस एक साल में जो महंगाई है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है वो कितने परसेंट बढ़ गया, मान लो 10% राइज कर गया। इन्फ्लेशन क्या कर गया, 10% बढ़ गया। अब 2022 में आपकी इनकम कितनी हो गई, मान लो 105 रुपये, मतलब 5% आपकी इनकम बढ़ गई, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ी थी, 10%। तो अब उस पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 110 रुपये। तो क्या अब आप वो पेन खरीद पाओगे, आंसर इज नो। इसका मतलब आपकी इनकम तो बढ़ी, लेकिन रियलिटी में आपकी इनकम बढ़ी क्या,
100 से 105 होती दिखाई दे रही है, लेकिन चीज़ों की कीमत जो पहले 100 रुपए की चीज़ थी वो कितने की हो गई है, 110 की। तो मतलब अब आपकी परचेसिंग पावर जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल इनकम। तो नॉमिनल इनकम मतलब जो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं होती है। रियल इनकम जो मैंने बताई, एक्चुअली मेरी इनकम 5% बढ़ी नहीं है, उल्टा 5% शायद घट गई होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको किससे एडजस्ट कर दिया, इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने बताया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन होता है, जैसे कि रतन टाटा की इनकम हम इंडिया में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन एमआई वाले की इंडिया में जीडीपी में काउंट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और एक होता है नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट में फिर हम सिटीजन्स पे आ जाते हैं। रतन टाटा की इंग्लैंड वाली इनकम को हम भारत में ऐड करेंगे और शाओमी वाले को बोलेंगे तुम चाइना में ऐड करना। लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो क्या होता है, वो कहाँ देखता है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन देखता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। आई थिंक अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है। अब जल्दी से हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। जल्दी से मुझे इसका आंसर करो, क्या हो सकता है। देखो, आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैं तो रीड करके स्टार्ट करता हूं। जीडीपी ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ। इंडिया की जीडीपी क्या चीज को इंक्लूड नहीं करती है? जीडीपी ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली मतलब खुले तौर पर इंक्लूड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ग्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। भाई हमने देखा था जीडीपी को फाइंड करने की 3 मेथड थी। एक मेथड का नाम था एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या थी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट इंडिविजुअल प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो जीडीपी इन्वेस्टमेंट को तो काउंट करती है, और ये क्या बोल रहा है, नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनआरआई। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनआरआई। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो हो सकता है वो तो कहाँ रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है। अगर एनआरआई अमेरिका में रह रहा है तो वो कहाँ पर काउंट होगी, अमेरिका की जीडीपी में काउंट होगी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको इसके लिए 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। 1 मिनट का भी आप टाइम ले सकते हो। वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं स्टार्ट करता हूं। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर। क्या बोल रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? तो हम लोगों ने देखा था जीडीपी से नेट पे जाना है तो क्या था, एक हमारे पास था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा था, अगर जीडीपी से नेट पे जाना है तो इसमें माइनस क्या कर दूं मैं, डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, अगर मैं उसमें डोमेस्टिक से मतलब ये बोल रहा है अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट जाना है तो मैं क्या करूंगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर दूं। बिल्कुल सही है, इन्होंने तो शुरू में नेट ही दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर भी अपन बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं वो कैसे गलत होंगे। डिस्काउंटिंग डेप्रीशिएशन फ्रॉम जीडीपी। अगर जीडीपी में से मैं डेप्रीशिएशन घटा भी दूंगा तो मैं कहां पर जाऊंगा, एनडीपी पे जाऊंगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाऊंगा। लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। ये चीज ध्यान रखना है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एडिंग नेट कैपिटल फॉर्मेशन टू जीडीपी। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, अरे ये क्या बात कर रही है, तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक ऐसा कुछ। ये भी गलत हो जाएगा। समिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल इंडिविजुअल रिसाइडिंग विद इन द इकोनॉमी। अगर मैं सारे लोगों के एक्सपेंडिचर को ऐड कर दूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, जीडीपी पे पहुंच जाऊंगा, ना कि नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मुझे कहां जाना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है। उसमें से डेप्रीशिएशन और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को भी प्लस और माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों के अंदर। सारे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बोल रहा है, देखो, इफ द टोटल साइज ऑफ इकोनॉमी इज ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर इट इंप्लाइज दैट। अगर इकोनॉमी का साइज हर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जीडीपी ग्रोथ मस्ट बी इंक्रीजिंग स्टीडली ईयर आफ्टर ईयर। भाई जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, लेकिन स्टीडली बढ़ना जरूरी है क्या? हो सकता है आज इस साल मान लो 2021 में मान लो 10% की रेट से बढ़ गई, 2022 में मान लो वो 20% की रेट से बढ़ गई, 23 में मान लो वो 40% की रेट से बढ़ जाए। तो स्टीडली बढ़ना जरूरी है क्या? हो सकता है रेट कुछ भी हो। तो मस्ट भी लिखा है कि हमेशा स्टीडली होगी तभी जीडीपी या इकोनॉमी बढ़ेगी क्या? आंसर इज नो।
दूसरा लिखा है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी मस्ट बी इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। अरे भाई इन्वेस्टमेंट अगर नहीं भी बढ़ेगा, मान लो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है फिर भी जीडीपी बढ़ सकती है। कैसे? कि जो रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी थे ना, अगर आपने उनको एफिशिएंटली यूज करना शुरू कर लिया, अगर आपने जो रिसोर्सेज थे उनको एफिशिएंटली यूज करोगे तो क्या होगी, आपकी जीडीपी राइज कर जाएगी। तो जरूरी है क्या कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर यूज करा है उन्होंने मस्ट भी, तो एकदम एब्सोल्यूट वर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो आंसर इज नन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। इट इज आर्ग्यूड दैट, एक बार मैं देख लेता हूं कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी। देखो अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर्स ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है और मेरे कैमरे की जो बैटरी है वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का ही बैकअप दे सकती है। तो जो अब जो क्वेश्चंस हमारे लेफ्ट आउट रह गए, या तो आप लोग सभी क्वेश्चंस देख सकते हो, एक बार मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कहाँ से हैं अपने क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन को देख लो, सारे क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मुझसे आप चाहो तो मुझे सेंड भी कर सकते हो अपने आंसर्स क्या हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, आंसर सभी क्वेश्चन के मैंने नहीं दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर ये एक क्वेश्चन है, फिर ये एक क्वेश्चन है, तो आप पॉज कर करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर ये एक क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। सभी क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके क्वेश्चंस को देखो। ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, ओके ये भी क्वेश्चन एक, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर एक ये क्वेश्चन है, फिर एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं भी पढ़ा है, वो चीज़ों भी मैंने क्वेश्चन में डाल दी है। तो अब मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस दिए ना, अब जो भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, जो भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करके करेक्ट आंसर लाने की कोशिश करेगा, भले आंसर करेक्ट नहीं भी आया, लेकिन जो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा ना, तो मेरी गारंटी है कि वो ये चैप्टर से अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो दे दिए हैं, तो आप कोशिश करो कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर फिर भी चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, तो जो मैंने वीडियो बनाया है ना, जो अपना वीडियो है, उसको एक बार क्या करो, रिवाइंड करो, और बार बार क्या करो, 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। रिवाइज करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और जो क्वेश्चन थोड़े से नए हैं, मैंने उनके बाद में क्या दिया हुआ है, उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 80% to 90% क्वेश्चन तो मैंने कौन से लिए हैं, वो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पहले पूछे जा चुके हैं यूपीएससी एग्जाम में। तो आप क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर मुझे आंसर करना। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।